पता नहीं होती हमारे साथ, इवन हम लोग खुद इसके शिकार होते जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं है कि कौन हमें किस तरह से कितने अच्छे तरीके से लूट रहा है। ये जो आपने अब सेशन शुरू किया है इतना बेहतरीन है, इतना मैं आपको क्या बताऊं, मैं नो साइकोफैक्ट। डेली उस फैमिली को धमकी मिल रही थी कि ये बदनामी हो रही है, केस ले लो, ये आपस में सुलझा लेते हैं, सब मसला हल कर लेते। क्यों भाई, क्यों मसला आपस में हल कर ले? उनको शर्म नहीं आई छोटे बच्चे को उठाते हुए? तो वो लोग क्यों शर्माए कि उनकी इज्जत, अगर इज्जत की इतनी परवाह थी तो ना करते। तो हमें जो चीज़ माशरे में हो रही है उससे हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। हमारी जंगें तब्दील हो गई हैं। पहले दौर में हमारी जो है जंगें तलवारों से लड़ी जाती थी, तोपों से लड़ी जाती थी, लेकिन इस दौर में क्लिक्स पे जंगें आ गई हैं। अब आप देखें कि अमेरिका जो है वो उधर बैठा हुआ ड्रोन हमले कर रहे हैं, क्लिक्स पे ही है ना। आप एक क्लिक पे आपका सारा एनर्जी सिस्टम जो है आपके मुल्क का कोलैप्स हो सकता है, बहुत बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है। वो जंगें बहुत एक क्रिटिकल सिचुएशन में आ जाती हैं। आप ये देखें कि आपका जो बैंकिंग सिस्टम है वो सारा सॉफ्ट में है, हार्ड फॉर्म में नहीं है अवेलेबल। अगर कोई आपके मुल्क के बैंकिंग सिस्टम को कोलैप्स कर दे, उसका सिस्टम ऑनलाइन जो सिस्टम है उसको कोलैप्स कर दे, तो सोचें कि जितने ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी तो सारी सैलरी वगैरह हर सारी इंफॉर्मेशन बैंक में, उनका पैसा जो है वो ऑनलाइन है, कहाँ गया उनकी, कहाँ गई उनकी सिक्योरिटी, सारा कुछ कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, हमारे अकाउंट्स बैंक्स में होते हैं। आप देखिए, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। कुछ अर्सा पहले मैंने एक बात सुनी थी, ये हमारी नॉलेज के लिए हैं ये सारी चीज़ें, मतलब हमें चीज़ें पता नहीं होती हमारे साथ, इवन हम लोग खुद इसके शिकार होते जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं है कि कौन हमें किस तरह से कितने अच्छे तरीके से लूट रहा है। अब आप देखें कि एक बैंक की, मैं आपको एक वाक़या, सच्चा वाक़या ये सुनाती हूँ कि उस बैंक का एक मुलाजिम था। वो क्या करता था, हर रोज़, एक बैंक में हज़ारों नहीं लाखों अकाउंट्स होते हैं, वो हर रोज़ हर बंदे के अकाउंट से 1 रुपया डिडक्ट कर लेता था, 2 रुपये, मैक्सिमम 2 रुपीज़, 30 पैसा, 50 पैसा या 1 रुपीज़, इस तरह। हम नोटिस ही नहीं करते कि हम कभी अपनी प्रीवियस स्लिप है वो मैच ही नहीं करते, या करें भी तो हम पैसा का तो हिसाब नहीं रखते ना। हम कहते हैं हाँ इतने हज़ार हैं या इतने 100 हैं हमारे अकाउंट में, तो वो डेली हर बंदे के अकाउंट से 30 पैसा 50 पैसा डिडक्ट करता था। हमें फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो हमें लूट रहा है किस तरीके से। वो हज़ारों लाखों लोगों के अकाउंट्स हैं और उसमें अगर 1-1 रुपया भी डेली निकाले तो वो लाखों कमा रहा है एक दिन का। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए ताकि हम इसके खिलाफ एक्शन लें। ये ये सारे क्राइम्स जो हैं साइबर क्राइम्स में आते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिकली वो चीज़ें डिडक्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सी बेतहाशा एग्जांपल्स हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको थोड़ा इसका ओवरव्यू समझ आ गया होगा कि जब ये क्राइम्स होते हैं और जब तक हमें इन जराइम का पता नहीं होगा तो हम इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। जब हमें किसी कानून का पता होगा तभी हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। तो अब हम एक्ट की तरफ आते हैं। ये इन 2016 नेशनल असेंबली इनेक्टेड दिस एक्ट फॉर वेरियस इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स के लिए नेशनल असेंबली ने 2016 में ये एक्ट जो है वो पास किया। इस एक्ट में जराइम और उनकी सजाएं बताई गई हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम। अनऑथोराइज्ड एक्सेस क्या होता है, यानी कोई ऐसी एक्सेस, अनऑथोराइज्ड एक्ट वो एक्ट होता है जिसकी कानून आपको इजाज़त नहीं देता, जो आप कर नहीं सकते। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, किसी भी सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए आप कोई चीज़ सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं या उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं जो आपको मतलब चीज़ों को सेंड करने या रिटेन करने या रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उसको आप इंफॉर्मेशन सिस्टम कहेंगे। ठीक है, तो कोई ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम, कोई ऐसा डिवाइस अगर आप इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल करते हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहा है, रिसीव कर रहा है या रिटेन कर रहा है, जो कि आप करने के कानूनी तौर पर मुजाज नहीं है, तो उसको हम एक जुर्म कहेंगे। किसी जुर्म को आप
اس کی ایکسیس کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کا موبائل ہے, اس میں آپ کی پرائیویسی ہے. اگر آپ کا موبائل کو استعمال کرتا ہے, اس موبائل کو استعمال یعنی پکڑتا ہے, آپ کی پرائیویسی کو ایکسیس کرتا ہے. یعنی اس کے 3 پروسیجر ہیں. ایک ایکسیس ہے, نمبر 2 کاپنگ ہے, نمبر 3 انٹرفیئرنس. اس میں ایکسیس میں کیونکہ یہ چھوٹا جرم ہے تو اس کی 3 مہینے سزا ہے, اور کاپی کرنے کی 6 مہینے ہے, اور انٹرفیئرنس بڑا جرم ہے, اس کی 2 سال ہے. تو یہ تینوں جو آفینسز بتائے گئے ہیں, ان آتھورائزڈ ایکسیس ٹو انفارمیشن, ان آتھورائزڈ کاپی, انٹرفیئرنس ود ڈیٹا, یہ ریلیٹڈ ہے پرائیویٹ پرسن سے. ٹھیک ہے. آگے جو آ رہا ہے انفراسٹرکچر کی انفارمیشن سسٹم یا ڈیٹا کو میں کرنا انٹرفیئرنس, یہ بھی سیم اوپر والے ہی ہیں, لیکن اوپر والے جو ہیں وہ آپ کے پرائیویٹ پرسن سے ریلیٹڈ ہیں, اور نیچے والے ان آتھورائزڈ ایکسیس جو ہے انفراسٹرکچر انفارمیشن سسٹم یا ڈیٹا کو ایکسیس کرنے کی. یہ انفراسٹرکچر انفارمیشن کیا ہے, یعنی فار ایگزامپل آپ کی پنجاب گورنمنٹ ہے, یا سندھ گورنمنٹ ہے, بلوچستان کی گورنمنٹ ہے, یا KPK کی گورنمنٹ ہے, ان کی ویب سائٹس ہوتی ہیں. اس میں اگر آپ ویب سائٹ میں ایکسیس کرتے ہیں ایسے ڈیٹے کو جو کہ ان کا پرائیویٹ ڈیٹا ہے, جو کہ سیکرٹ ڈیٹا ہے, تو اس میں آپ ایکسیس کرتے ہیں تو اس کی سزا 3 سال اور 1 ملین ہے. اور اگر آپ ان آتھورائزڈ انفارمیشن سسٹم کو کاپی کرتے ہیں تو جس کو آپ قانونی طور پر کرنے کے پابند نہیں ہیں, تو اس کی سزا 5 سال اور 5 ملین ہے. یا آپ انٹرفیئر کرتے ہیں, یعنی وہاں پہ جو ڈیٹا اویلیبل ہے اس میں رد و بدل کرتے ہیں. آپ IT ایکسپرٹ ہیں, کوئی اس طرح کی آپ کے پاس چیزیں ہیں کہ آپ اس میں جا کے اس میں بدل دیں چیزیں, اس کے اپوزٹ کرتے ہیں, یا ایسی چیزیں کہ جو کرنے سے آپ کو قانونی طور پہ آپ مجاز نہیں کریں, تو اس کی سزا 5 سال اور 5 ملین ہے. انٹرفیئر کرنے کی 7 ایئرس ہے. کریٹیکل انفراسٹرکچر وہ ہوتا ہے جو آپ کی ڈیفینس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, آپ کی نیشنل سیکورٹی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, اس کو ہم کریٹیکل انفراسٹرکچر کہتے ہیں. یعنی انفراسٹرکچر انفارمیشن سسٹم تو وہ ہے جو آپ کو انفارمیشن دینے کے لیے گورنمنٹ نے نیشنل لیول پہ کریٹ کیا ہے, لیکن کریٹیکل انفارمیشن آپ کی سیکورٹی سے ریلیٹڈ ہے, آپ کے ڈیفینس سے ریلیٹڈ ہے. اس میں اگر کوئی ایکسیس کرتا ہے تو اس کو 3 ایئرس ہوگی سزا اور 1 ملین فائن ہوگا. ان آتھورائزڈ اگر کاپی کوئی کرتا ہے تو 5 سال اور 5 ملین, اور اگر اس میں انٹرفیئرنس کرتے ہیں تو 7 سال اور 10 ملین اس کی سزا ہوگی. آگے ہے نیکسٹ گلوریفیکیشن آف این آفینس. گلوریفیکیشن ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بڑھا چڑھا کے آپ بتانا, یعنی آپ ایک تو جرم کرتے ہیں, الیکٹرانک ڈیوائسز کو استعمال کرتے ہوئے آپ کوئی جرم کرتے ہیں, اور پھر بعد میں اس جرم کو کر کے آپ اس کو بڑھاوا دیتے ہیں, اس کی تشہیر کرتے ہیں کہ جی یہ جرم جو ہے ہم نے کیا ہے. فار ایگزامپل آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے تو وہ بعد میں مانتے ہیں جی فلاں تنظیم نے یہ کیا ہے, تاکہ ان کا ڈیٹرنس کریٹ ہو, دہشت کریٹ ہو, وہ ان سے لوگ ڈریں. ٹھیک ہے, وہ مانتے ہیں. اسی طرح سے اگر میں آپ کو ایک کامن ایگزامپل دیتی ہوں, کوئی ویب سائٹ یوز کرتے ہوئے, کوئی نیشنل ویب سائٹ ہے یا پروونشل ویب سائٹ ہے, لائک ہماری آپ یہ کہہ لیں کہ HEC کی ویب سائٹ ہے, اس پہ اگر کوئی پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ اس کو ہیک کر لیا گیا اور کچھ لوگوں نے اس کے اوپر اسٹیمپ کر دیا کہ ہاں جی ہم نے ہیک کیا ہے, تو وہ گلوریفیکیشن ہے. یعنی آپ نے ایک تو جرم کیا اور پھر اس کو جرم کو بڑھا چڑھا کے آپ بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے کیا ہے, اور جو کرنا ہے کر لو. ٹھیک ہے, تو اس کی سزا ہے 7 ایئرس اور 10 ملین روپیز ہے. سائبر ٹیررزم کیا ہے؟ سائبر ٹیررزم بھی یہی ہے کہ آپ الیکٹرانک ڈیوائسز کو یا نیٹ وغیرہ کو استعمال کرتے ہوئے کوئی دہشت پھیلائیں, یعنی الیکٹرانک ڈیوائسز کے ذریعے دہشت گردی کریں, یا کسی کو دہشت گردی کرنے کے لیے اکساتے ہیں, یا پھر کوئی ملوث ہے دہشت گردی میں کوئی انسان, تو اس کو الیکٹرانک ڈیوائسز استعمال کرتے ہوئے, تو اس کی سزا 14 سال ہے اور 50 ملین روپیز اس کا فائن ہے. ہیٹ اسپیچ کیا ہے؟ الیکٹرانک ڈیوائسز استعمال کرتے ہوئے کوئی آپ کی نسل کے بارے میں, آپ کی قوم کے بارے میں, نیشنلٹی کے بارے میں کوئی نفرت انگیز چیزیں پھیلاتا ہے, تو اس کو ہم الیکٹرانک ڈیوائسز کے ذریعے, اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ PTA نے بین کر دی یہ سائٹ, اس میں کوئی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, کوئی نفرت پھیلائی جا رہی ہوتی ہے, تعصب پھیلایا جا رہا ہوتا ہے ڈفرینٹ سیکٹس سے ریلیٹڈ, تو اس
چیز کو کرنے کے لیے الیکٹرانک ڈیوائسز سے اگر ہم کرتے ہیں یہ ہیٹ اسپیچ تو اس کی سزا 7 ایئرس ہے اور اس کا فائن ہاں جی اس کا فائن جو مطلب ڈسکریشن پہ ہے کورٹ کی کہ کورٹ جو بھی اس کا فائن ڈسکرائب کرے گا تو وہ اس کا فائن ہوگا. آگے ریکریوٹمنٹ فنڈنگ اینڈ پلاننگ آف ٹیررزم, اس کی یعنی دہشت گردی کو پھیلانے کے لیے اس کی ریکریوٹمنٹ یعنی لوگوں کو اس میں ہائر کرنے کے لیے, اس کی فنڈنگ کرنے کے لیے یا اس کی پلاننگ کرنے کے لیے اگر الیکٹرانک ڈیوائسز کو استعمال کیا جائے تو اس کی سزا 7 ایئرس ہے اور ساتھ میں اس کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. الیکٹرانک فارجری اور الیکٹرانک فراڈ یہ دو چیزیں مختلف چیزیں ہیں. فارجری ہوتا ہے ڈاکومنٹ سے ریلیٹڈ کوئی چیز. اگر دیکھیں آج کل ہمارا سارا سسٹم چونکہ الیکٹرانک ہو چکا ہے, سافٹ کاپی میں آ چکا ہے. آپ دیکھیں پنجاب کا جو لینڈ ریونیو کا ریکارڈ ہے وہ سارا جو ہے وہ آن لائن ہو چکا ہے لینڈ ریکارڈ. اگر آپ کی کوئی جائیداد میں عمل دخل کر کے الیکٹرانک ڈیوائسز کے ذریعے ان ڈاکومنٹس میں کوئی چینجنگ کرتا ہے یا ان ڈاکومنٹس میں اپنا نام آپ کی جگہ لکھ دیتا ہے, کیونکہ یہ لوگ جو پروگرامرز وغیرہ ہوتے ہیں کافی ایکسپرٹ ہوتے ہیں, یہ اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں. تو اگر کوئی اس طرح کی چیز کرتا ہے, فار ایگزامپل آپ کے چالان جو ہیں وہ سبمٹ آن لائن ہو رہے ہیں, آپ HEC کی سائٹ میں آپ کوئی یعنی آپ کوئی پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان میں کوئی آپ کمپٹیٹیو ایگزامس کے لیے فیس دیتے ہیں تو اس ڈپارٹمنٹ کا ادھر اکاؤنٹ نمبر دیا ہوتا ہے تو آپ دیکھ کے تو اس میں ڈپازٹ کرواتے ہیں, تو کوئی بندہ اس کی جگہ اپنا اکاؤنٹ نمبر بھی ڈال سکتا ہے تاکہ وہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیا چیز ہوگی, اس کو ہم کہیں گے الیکٹرانک فارجری. الیکٹرانک فراڈ ایک ڈفرینٹ چیز ہے, یعنی الیکٹرانک ڈیوائسز کو استعمال کرتے ہوئے کوئی آپ کے ساتھ فراڈ کرے. اکثر ہمیں میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی اتنی لاٹری نکلی ہے, آپ کے 5 لاکھ 10 لاکھ آپ کی لاٹری نکلی ہے. یہ بھی ایک جرم ہے, آپ کی نکلی نہیں ہوتی لاٹری. کہتے ہیں کہ ہمیں اتنے پیسے آپ ایزی پیسہ کر دیں یا کیش کر دیں تو آپ کو ہم یہ لاٹری آپ کو ہم دے دیں گے. تو یہ بھی ایک فراڈ ہے. اس فراڈ کو کرنے کا 2 سال سزا ہے اور 10 ملین روپیز جرمانہ ہے. آگے اناتھورائزڈ یوزڈ آف آئیڈینٹی انفارمیشن. اب آپ دیکھیں کہ آپ کی انفارمیشن کہاں کہاں پہ جا رہی ہے اور اس کو لوگ کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں. آپ جیز کیش, اومنی, ایزی پیسہ یہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کی ID کارڈ وہ مانگتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ان کو ID کارڈ تو اپنا دے دیتے ہیں لیکن آپ ان لوگوں کو آتھورائزیشن نہیں دیتے, آپ آتھورائز نہیں کرتے کہ وہ آپ کے ID کارڈ کا غلط استعمال کریں. تو آپ دیکھیں کہ وہ جو جیز کیش, ایزی پیسہ اس طرح کی جو بنی ہوئی ہیں چیزیں, یہ تھوڑے سے پیسوں کی عوض ہمارا پیسے ادھر سے ادھر پہنچا تو دیتے ہیں لیکن ان کا صرف یہ کام نہیں ہے, اس میں بہت بڑے بڑے ہاتھ ملوث ہیں. بہت آپ لوگوں کی انفارمیشن کلیکٹ کر کے ڈفرینٹ ایجنسیز کو دی جاتی ہے, آپ کا پورا ڈیٹا سیو کیا جاتا ہے اس کے تھرو. تو یہ اگر کوئی غلط طریقے سے کرتا ہے, اگر کوئی نیشنل انٹرسٹ سے ہٹ کے کوئی اپنے پرائیویٹ انٹرسٹ کے لیے یہ کام کرتا ہے تو یہ بھی ایک جرم ہے کہ آپ نے اپنا ڈیٹا ادھر دیا اور وہ کوئی آپ کو آپ کے ساتھ فراڈ کرنے کے لیے اس ڈیٹا کو استعمال کرتا ہے تو یہ بھی ایک جرم ہے اور اس کی سزا 3 سال ہے اور 5 ملین روپے اس کا جرمانہ ہے. انآتھورائزڈ ایشوئنس آف سم کارڈس. کوئی سم کارڈ جو ایشو کیے جاتے ہیں ان کے جب آپ جاتے ہیں تو آپ سے ID کارڈ لیا جاتا ہے, آپ کا تھم امپریشن لیا جاتا ہے, تو یہ تو ایک آتھورائزڈ طریقہ ہے. لیکن اگر کوئی اس سے ہٹ کے کسی کو ایشو کرتا ہے, آپ کی آئیڈینٹی نہیں لیتا, آپ کے ID کارڈ نہیں لیتا, تھم امپریشن نہیں لیتا, کیونکہ کوئی بھی جرم ہوتا ہے تو ہم اس کو چیک کرتے ہیں. کوئی اگر سم استعمال کرتے ہوئے کوئی جرم ہوا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سم نام کس کی ہے, تو پھر ہم اس کرمنل تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن اگر کسی غلط بندے کے نام پہ وہ سم ایشو ہو گئی یا اس نے کسی بندے کے نام رجسٹرڈ ہی نہیں کی وہ سم, تو انآتھورائزڈ اگر اس کو ایشو کیا ہے یعنی جو اتھارٹی کیا ہے کہ اس سے اس کا ID کارڈ لیا جائے, تھم امپریشن لیا جائے, اس کو اگر فالو نہ کیا جائے اور سم ایشو کر دی جائے تو جو ایشو کرنے والا ہوگا اس کی 3 سال سزا ہوگی اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا.
टेम्परिंग ऑफ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, यानी कोई इस तरह के इक्विपमेंट्स जो हैं वो आप बनाते हैं जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को टेम्पर करें, यानी उसको आपकी इंफॉर्मेशन को नकल करके उसको इमिटेट करके कहीं आगे फॉरवर्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप इंग्लिश मूवीज शायद आप लोगों में किसी ने देखी हो, उसमें इस तरह की चीज़ें बहुत होती हैं। एक छोटा सा लैपटॉप होता है, उसको अटैच कर दिया जाता है सिस्टम में और उसका सारा डाटा उसमें टेम्पर कर लिया जाता है, ठीक है। तो अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो उसकी सज़ा 3 साल है और 1 मिलियन रुपीज़ उसका फाइन है। अनऑथोराइज्ड इंटरसेप्शन क्या है? ये आप देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो होती हैं वो आपके इंटरसेप्ट करती हैं, आपके डाटा जो है वो उसके साथ अटैच करके कोई डिवाइस इस तरह की चीज़ें वो करते हैं। आपने जासूसी जो ड्रामे या फिल्में हैं उसमें देखा होगा कि वो आपकी जो कन्वर्सेशन हो रही होती है वो कहीं दूसरी जगह पे कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है या कोई उसमें इंटरसेप्ट करके, क्रिमिनल्स भी इस तरह से करते हैं ना, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करती है तो वो तो एक ऑथोराइज्ड काम है, वो तो उनको करने की इजाज़त है अगर वो लीगली कर रहे हैं। लेकिन क्रिमिनल्स भी इस तरह करते हैं कि आपके डिवाइसेस में इंटरसेप्ट करके कुछ इस तरह की ऐप्स बनाते हैं जिनके ज़रिए वो आपके डिवाइस में पहुँच जाते हैं और आपकी सारी कन्वर्सेशन वो सुनते हैं। अगर कोई इस तरह का काम करता है तो उसकी सज़ा 2 साल है और 5 लाख रुपये उसका जुर्माना है। ऑफेंसेस अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, डिग्निटी क्या है? आपकी इज्जत शोहरत को, आपके फेम को कोई अगर नुकसान पहुंचाता है तो उस यानी आप ये तो एक कॉमन प्रैक्टिस हमारे मुल्क में स्टार्ट हो गई है ना। पहले दौर में होता था कि लोग सर फाड़ते थे, एक दूसरे का कत्ल करते थे, इस तरह की चीज़ें करते थे। अब हम बल्कि पॉलिटिक्स में भी हम देखते थे फलां पॉलिटिशियन का मर्डर हो गया। अब वो चीज़ें बहुत पीछे चली गई हैं। आप क्या करते हैं? आपको आपकी डिग्निटी को पे अटैक करते हैं, आपकी शोहरत ख़राब करते हैं, आपके नाम से अजीबोगरीब चीज़ें मंसूब करके उसे सोशल मीडिया के थ्रू दुनिया तक पहुंचाते हैं कि आपकी कोई वल्गर तस्वीर बना दी, किसी का जिस्म नीचे लगा के मुंह पर आपका लगा दिया, आप किस तरह की गलत वीडियोस जो है वो फैलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? ये आपकी उसमें डिग्निटी में आती हैं, या नहीं सॉरी डिग्निटी में आती है आपकी शोहरत को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है कोई इस तरह की चीज़ें करके। मोडेस्टी में ये चीज़ें आती हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट मोडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, यानी आपकी मोडेस्टी, आपकी असमत दरी जो करते हैं तो वो आपकी मोडेस्टी में चीज़ें आएंगी। अगर कोई आपकी तस्वीर के नीचे कोई नंगा जिस्म लगा देता है या सेक्सुअली कोई इस तरह की वीडियो बना के उस पर आपका फेस लगा के तो आपको ख़राब करता है तो उसकी सज़ा 5 साल है और 5 मिलियन रुपीज़ है। अगर कोई माइनर के साथ इस तरह से करता है, मेजर पर्सन के साथ करता है तो उसकी 5 इयर्स है पनिशमेंट। अगर कोई माइनर के साथ करता है, किसी बच्चे के साथ करता है, क्योंकि बच्चे की तो सारी ज़िंदगी पड़ी हुई है ना, तो उसके साथ अगर आप ऐसा करें तो वो सारी ज़िंदगी उस चीज़ को भुगतेगा। जैसे आपको पता है कि बच्चों के साथ भी बहुत सी चीज़ें आजकल हो रही हैं तो उसकी सज़ा ज़्यादा है, 7 इयर्स है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या चीज़ है? चाइल्ड पोर्नोग्राफी ये है कि आप किसी बच्चे को सेक्शुअली चीज़ों में इन्वॉल्व करके उनकी तस्वीरें बना के, वीडियोस बना के, जैसे पिछले दिनों आप ने सुना होगा कसूर इशू, वहाँ पे छोटे बच्चों की तस्वीरें बना के और उनके साथ गलत वीडियो बना के, तो ये चीज़ें जो हैं ये साइट्स बनाई जाती हैं और बाहर दुनिया जो है इनकी इतने गंदे और तंग ज़हन है कि वो इस तरह की चीज़ें देख के खुश होते हैं। बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया जाता है, उनको उनके सेक्सुअली जब हरास किया जाता है या सेक्सुअली कोई एक्टिविटी की जाती है उनके साथ साथ में उनको अजियत पहुंचाई जाती है और लोग देख के खुश होते हैं। ठीक है, ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, इसकी सज़ा 7 इयर्स या 5 मिलियन रुपीज़ इसका फ़ाइन है। मिलिशियस कोड क्या है कि कोई किसी तरह की कोई वायरस, ये 2003 में एक वायरस आया था और उसका 2003 वाला जो वर्ड की फाइल थी वो करप्ट हो गई थी इस वायरस के ज़रिए। और अक्सर आपने देखा होगा हमारी तस्वीरें जो है ना वो ऐसे ब्लर सी हो जाती हैं, उनके ऊपर ना लाइनिंग आ जाती है, खुलती नहीं है। तो किसकी वजह से होती हैं? वो वायरस की वजह से होती हैं। तो ये वायरस कोई
आपके मोबाइल में छोड़ सकता है, आपके लैपटॉप में छोड़ सकता है, आपके कंप्यूटर में छोड़ सकता है, क्योंकि आपके कंप्यूटर में अब आप कोई ऑफिशियल यूज़ कर रहे हैं कोई सिस्टम, तो उसमें आपका बेतहाशा डाटा होता है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। सॉफ्ट कॉपी में आजकल हम लोग ज़्यादातर रखते हैं, हार्ड कॉपी में तो बहुत कम चीज़ें हम लोग रखते हैं। तो कोई आपसे कोई दुश्मनी निभाने के लिए आपके कंप्यूटर में वो वायरस छोड़ सकता है थ्रू मतलब अपने घर में बैठ के कोई ऐसे कोड इस्तेमाल करके उसमें वायरस छोड़ सकता है। उसको हम मेलिशियस कोड कहते हैं, जिसकी सज़ा 2 साल है और 1 मिलियन रुपीज़ उसका फ़ाइन है। और साइबर स्टैकिंग ऑलमोस्ट हमारे सबके साथ ही होती है, ये कॉमन प्रैक्टिस है। इसमें ये है कि आप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आपको कोई मैसेज भेज रहा है, आप उसको रिप्लाई नहीं करना चाहते, फिर भी वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, या आप ये कह लें कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है आपको फेसबुक पे, तो बार बार आपके रिजेक्ट करने के बावजूद वो आपको भेज रहा है, आपको तंग कर रहा है, टीज़ कर रहा है, तो वो साइबर स्टैकिंग में आएगा। उसकी सज़ा 3 साल है और उसका फ़ाइन 1 मिलियन रुपीज़ है। ये आप लोग याद कर लें या हम किसी के ऊपर भी ये लगा सकते हैं। आगे चलते हैं हम जी। स्पैमिंग पढ़ा था हमने, हाँ साइबर स्टैकिंग पढ़ा है, उसके बाद स्पैमिंग है। स्पैमिंग में एक मिनट की, अच्छा जी, ये स्पैमिंग ऐसी इंफॉर्मेशन है जो गलत इंफॉर्मेशन है ना, लाइक हमें मैसेज आते हैं जीतो पाकिस्तान या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ठीक है, ये बेसिकली तो ये स्कीम्स हैं, लेकिन ये लोगों ने अपनी तरफ से भी मैसेज भेज रहे होते हैं कि जी ये आपका जीतो पाकिस्तान में इतना इनाम निकला है, ठीक है, तो ये भी एक जुर्म है, ये स्पैमिंग में आता है, यानी किसी को धोखा देना, धोखे के साथ किसी को गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, ये स्पैमिंग कहलाता है। इसकी सज़ा 3 मंथ्स है और 50,000 रुपीज़ है, ठीक है। जो पहली दफ़ा स्पैमिंग करता है, यानी पहली दफ़ा आपको मैसेज भिजवाता है, आप उसको वार्न करें कि जी ये आप गलत कर रहे हैं, तो आप ये काम ना करें, ठीक है। पहली दफ़ा अगर वो भिजवाता है तो उसकी 50,000 है, लेकिन अगर वो कॉन्टीन्यूसली उस चीज़ को रिपीट कर रहा है तो फिर उसकी सज़ा 5 मिलियन रुपीज़ उसका फ़ाइन हो जाएगा। स्पूफिंग, इसमें स्पूफिंग होता है यानी किसी चीज़ की नकल करना। कोई इस तरह की वेबसाइट आपने देखी होंगी, यूट्यूब पे भी आपने देखी होंगी, कोई ऑफिशियल वेबसाइट फेसबुक पे देखी होंगी, डिफरेंट यानी साइट्स बनी होती हैं या आपकी गूगल में बनी होती हैं, तो कोई उसको चीटिंग करके वैसी ही कोई वेबसाइट बना ले तो वो स्पूफिंग में आता है। यानी कोई आपकी ऑफिशियल गवर्नमेंट से रिलेटेड साइट्स हैं तो वो कोई उसकी नकल करते हुए वैसी ही साइट बना ले। बहुत सारी आप देखते हैं, फेसबुक खोलें, वहाँ पे आप एक साइट खोलेंगे तो उसकी से रिलेटेड 10 साइट्स आएंगी। ये भी एक जुर्म है और इसकी सज़ा 3 साल है और 5 लाख रुपए इसका जुर्माना है। आगे प्रोसीजरल सिस्टम आ गया जो कोर्ट से रिलेटेड है। हमारे रिलेटेड तो यही चीज़ें थी, लेकिन ये थोड़ा सा हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल लेवल पे एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनी हुई है। अगर कोई इस तरह का जुर्म सरजद होता है तो वो एजेंसी जो है वो उसको देखती है, जैसे PTA है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन हो सकते हैं। वारंट फॉर डिस्क्लोजर ऑफ डाटा, ठीक है, यानी वो डाटा को हासिल करने के लिए, डिस्क्लोज करने के लिए, जाहिर करने के लिए भी आप वारंट ले सकते हैं। अदरवाइज वो सारा प्राइवेट होगा। आप अगर सर्च वारंट इशू हुए, आपने डाटा इकट्ठा किया है तो उस डाटा को आप पब्लिक नहीं कर सकते, ठीक है। पब्लिक आप उस वक्त कर सकते हैं जब आपके पास डिस्क्लोजर के वारंट होंगे। डीलिंग विद सीज्ड डाटा, सीज्ड क्या होता है, यानी अपने कब्जे में ले लेना, उसको किस तरीके से डील करना है, ये इसका प्रोसीजर इसमें दिया गया है। फिर रियल टाइम कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी ऑन द स्पॉट जब कोई जुर्म हो रहा है, आपने कोई इस तरह की इंटरसेप्शन उसके मोबाइल में की हुई है तो उसका डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, उसको रियल टाइम कलेक्शन या रिकॉर्डिंग कहेंगे। फॉरेंसिक लैब बनाई गई है जी। बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि किसी पे इल्ज़ाम दे दिया जाता है कि इसने हमारी तस्वीर जो है या फलां बंदे की तस्वीर, इस बंदे ने इसको किया है, नीचे किसी और की चीज़ जिस्म लगा दिया है, ऊपर किसी और का मुंह लगा दिया है। तो ये चेक करने के लिए कि वाकई ये रियल है या फेक है ये पिक्चर, इसको चेक करने के लिए आप लेबॉर्ट्रीज बनाई गई हैं, तो वहाँ पे आप चेक भी करवा सकते हैं फोरेंसिक लैब कि ये वाकई रियल है। कुछ लोगों की रियल होती है, वो मुकर जाते हैं कि जी हमारी रियल नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी उसको
कॉन्फिडेंट रखा जाएगा, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा मासवाए वारंट के। लास्ट है जी इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इसमें ये है कि क्योंकि ये जराइम्स जो हैं ये नहीं है कि पाकिस्तान में हो रहे हैं। पहले तो जुर्म होता था, डाका डकैती होती थी, किसी घर में होगी, मोहल्ले में हो गई, शहर में हो गई, शहरों में हो गई, लेकिन अब ये जो काम है ये होता है दुनिया में किसी जगह पे बैठ के आप कर सकते हैं, पूरी दुनिया में। यानी बाहर बैठ के कोई आपके पाकिस्तान में मौजूद बैंकिंग सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है, बाहर बैठ के कोई आपके एनर्जी सिस्टम को कोलैप्स कर सकता है, बाहर बैठ के कोई आपके पर्सनल डाटा को डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। तो इसमें लिमिट ख़त्म हो गई है, इसमें दुनिया के किसी भी एरिया में कहीं भी बैठ के आप उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इसके लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, यानी कुछ लो कुछ दो वाला मामला। या अगर आपकी एजेंसीज बनी हुई हैं जो नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे डील करती हैं, आपका कोई किसी बंदे ने पाकिस्तान में मौजूद किसी बंदे के या किसी अकाउंट किसी सिस्टम को डिस्टर्ब किया है, वो चाहे वो पाकिस्तानी बाहर बैठा है या बाहर का बंदा बाहर बैठ के पाकिस्तान में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है बाय द यूजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम और डिवाइसेस, तो उसके लिए हम बाहर की दुनिया से रब्ता करके उस क्रिमिनल को तक पहुंच सकते हैं। तो ये था हमारा आज का इंफॉर्मेशन सिस्टम या डिवाइसेस से रिलेटेड प्रेजेंटेशन। अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो मैं मौजूद हूँ, आप पूछ सकते हैं। बताना ये है कि जो हमारे इलाके में अगर आपको कोई मैसेज कर रहा है, आप एक नंबर ब्लॉक करो, दूसरा ब्लॉक करो, ब्लॉक करते करते आप 15 ब्लॉक करते हो। आपने हम करते क्या है, या तो हमने घर बैठना है या फिर सिम चेंज करनी है। अगर हम आवाज उठाएंगे तो वो दबा दी जाती है कि नहीं, अगर आपने आगे बढ़ना है तो आपने कहना कुछ नहीं है। मतलब बताना ये है ना, क्या कोई बताया कि ये कानून इम्प्लीमेंट हुआ है, मतलब कोई सामने आए कि ये क्राइम हुआ था और उस बंदे को सजा मिली है और मैं मतलब गवाह हूँ कि वाकई ऐसा होगा। अगर कानून बने तो वाकई उस पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं, ये सिर्फ बताने के लिए मुमकिन है कि वो किसी गांव की कोई औरत हो या गांव को तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये कानून है और इसके लिए मैंने किसके पास जाना है और कैसे अप्रोच करना है। तो इसके लिए कुछ ऐसा मैकेनिज्म या कोई ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए ताकि अगर डिस्ट्रिक्ट से तहसील, तहसील से यूनियन काउंसिल तक ये ट्रांसफर हो सके। हम उसी कम्युनिटी के रहने वाले, हम उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। वैसे भी मसले मसाइल के लिए हर वक्त हमारे पास जो है वाकिफ फीमेल सारे आते हैं। मैं तो जब कहीं फौत में जाती हूँ या मतलब शादी हो गई या इस तरह के खत्म वगैरह, तो उसी में इशारा में ये कुछ करती हूँ। जरूर ये एक सदके जारिया है। अगर थोड़ा सा बात ये है कि जिस तरह आप लोग एनसीए की काउंसलर्स वगैरह की ट्रेनिंग रखते हैं, हमारी और औरों की भी रखी गई है, इसी तरह अगर ये जो आपने अब सेशन शुरू किया है, इन्होंने इतना बेहतरीन है, इतना, मैं आपको क्या बताऊं, मैं नो साइकोफेंसी, ठीक है, मैं अपने दिल से कह रही हूँ कि इन्हीं चीजों की सिर्फ जरूरत है। अगर कानून की इन पता चल जाए ना लोगों को, तो बहुत सारे जो क्राइम्स हैं वो भी कम हो जाए। लेकिन अब मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी अनवर साहब से कि गवर्नमेंट के ऐसे वर्कशॉप्स आप रखें, जैसे मेरी बहन नायला ने कहा कि जिन्होंने भी कहा कि यूसी लेवल से शुरू करें फंड, उधर आके आप लोग, हम लोग जो है एलसीए वालों को हर इलाके में करवाएं ये प्रोग्राम्स। अच्छा, उसमें ये है, हम लोगों ने पूरे पाकिस्तान से बेसिकली आप लोगों को इकट्ठा करने का मकसद ही ये है कि आप लोग रोल मॉडल हैं और आप लोग जाएं अपनी डिस्ट्रिक्ट में ये इवेंट्स करवाएं, आप लोग लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें। जो हमारे देहात हैं, गांव हैं, तहसील है लेवल वाले, वो रेडियो जरूर सुनते हैं। रेडियो, जिनके पास मोबाइल नहीं, हर किसी के पास मोबाइल नहीं होता। और दूसरी बात, टीवी जो नेशनल टीवी पे है, हमारी एक गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, रियासत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है, वो ये है कि एक सेशन पहले दिनों में चलता था, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कोर्सेस होते थे, ऐसे ही छोटा सा प्रोग्राम नेशनल टीवी पर चला दी। फैमिली से एक कजन था, छोटा 12 साल का बच्चा, गाँव से पसीन आता था एकेडमी के लिए, 3 महीने की छुट्टियां थी। अबू ने कहा ना भेजे, अम्मी ने कहा घर पर रहेगा तो टाइम वेस्ट होगा। वो डेली सुबह आता था 2 घंटे के लिए एकेडमी के लिए। 2 FCL कार ने उन्हें उठाया, ज्यादती का नशा मतलब उनके साथ की, जो भी किया कहीं पर फेंक दिया। अब उस बच्चे की होशियारी ये थी, मतलब एबिलिटी ये थी कि उसने गाड़ी का नंबर नोट किया,
उनके जो पेजेस लगे हुए थे वहां पर नेम नोट किया। उसने अपने अब्बू को इतला दी, कहीं से मतलब कैसे करते करते अभी बात बड़े बंदे तक पहुंची। उसने कहा नहीं कि इस बच्चे को लेकर जाना है जहाँ वो लोग बैठे हैं, कैसे भी करके मतलब वहाँ पुलिस लेकर गए, वो दोनों पकड़े गए। 1 साल पूरा हुआ, वो केस चल रहा था कोर्ट में। डेली उस फैमिली को धमकी मिल रही थी कि ये बदनामी हो रही है, केस ले लो, ये आपस में सुलझा लेते हैं, मतलब मसला हल कर लेते। क्यों भाई, क्यों मसला आपस में हल कर ले? उनको शर्म नहीं आई छोटे बच्चे को उठाते हुए? तो वो लोग क्यों शर्माए कि उनकी इज्जत, अगर इज्जत की इतनी परवाह थी तो ना करते। तो साल पूरा हुआ, नेक्स्ट ईयर उस मंथ मतलब उसी मंथ में सजा सुनाई गई। अब उस घर पर मतलब वो लोग 1 हफ्ते के लिए उस अपने घर से नहीं निकले, क्योंकि उन्हें धमकी थी निकलोगे आपका दूसरा लड़का उठाएंगे, आपके घर से लड़की उठाएंगे और खातून को उठाएंगे। क्या अगर हमने ये मसला तो हाईलाइट कर लिया, फिर पूरा साल जिंदगी ऐसे रही कि 1 महीने का राशन लाकर रखते, घर से नहीं निकलना। क्यों भाई, क्यों नहीं निकलना? उन लोगों ने धमकी दी है। अच्छा, अगर कुछ गलत कर रहा था तो उससे पहले सोच लिया होता ना कि नहीं करेंगे ऐसा कुछ। देखें, डिस्कशन के लिए ही ज़ाहिर आपको बुलाया है और अच्छी डिस्कशन हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम पहले अपने आपके सवाल पे मैं आ जाऊँ, जो यहाँ से कहा गया है कि इसको, ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको मल्टीप्लाई हमने कैसे करना है, कि आप तक 12-15 लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, लॉ के मतलब कुछ चीज़ें पहुंची, सारी ज़ाहिर नहीं पहुंची, इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। देखें, LCAs के पास, चारों LCAs के पास प्लान है और उसमें 2-2, 3-3 प्रोविंशियल लेवल फर्दर ट्रेनिंग्स वर्कशॉप है। तो 2-2, 3-3 जो है हमारे पास ये चारों सूबों में हैं। प्लान हमारा ये है कि हम आप लोगों को, ज़ाहिर आप लीड करेंगी और आपके जो पीछे वुमेन डेवलपमेंट कमेटी की मेंबर्स हैं, आप तो 4 हैं लेकिन पंजाब में 4 हैं और 36 ज़िला हैं, तो 36 में 40 हमारी ख़वातीन हैं, 4 निकालें, 36 ख़वातीन, 35 बचती हैं। उनकी 35 को हमने बुलाना है कमिंग मंथ में, या प्लान ये करेंगे वहाँ हम। ऐसे ही सिंध, बलूचिस्तान और KP में है, उन सबको बुलाएंगे। आप अगर चाहें तो उस कमेटी को 25 के बजाय 30, 40, 50 कर लें, लेकिन वो एक्टिव वुमेन है, उनको ये सारा करेंगे, उससे फिर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। दूसरा तरीका हमारा ये है, देखें जितने इसके लिए पैसा तो चाहिए ना, ये अगर पैसा ना होता तो ये मीटिंग मुमकिन ना होती। तो हमारे पास जो प्लान है, जितने पैसे उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। एक वो है 2-2, 3-3 ट्रेनिंग्स और हर सूबे में। उसके अलावा LCA टेलीविज़न है, जो आपका चैनल है, ये वाला लेक्चर जो है ये उसके ऊपर रिकॉर्ड कर रहे हैं उमर भाई, ये उस पर रिकॉर्ड होगा और अगले लेक्चर भी उस पर रिकॉर्ड होंगे। और इससे पहले मलिहा लोधी का सिंध में, सिंध वालों को पता है, वो यूट्यूब उसके ऊपर है। और मुझे कई लोगों ने बताया कि यार ये बड़ा ज़बरदस्त है, तो मैंने बार बार सुना, तो मुझे उससे इन्फॉर्मेशन, तो इसलिए हम इनको भी वहीं पर डालेंगे। तो आपकी रहनुमाई लिखे ये है। आखिरी बात जो आप कह रही हैं ना, इम्प्लीमेंटेशन, अब इम्प्लीमेंटेशन किसने करनी है? ठीक है, वो तो चीफ जस्टिस है आपका। नहीं, ये इस बहस पे नहीं जाते। इसका मतलब फिर ना ही ना बनाए। तो सर हम फिर यहाँ बेकार में बैठे कि हम लॉ पढ़ रहे हैं, हम हाथ में हाथ रख के बैठ जाते हैं ना, हम कुछ नहीं करते। वैसे तो हर मामले में यही मसला है ना कि इम्प्लीमेंटेशन का हर जगह पे, फिर भी हम। मेरी बात सुनो, आप जा रही हो आइडियलिज्म की तरफ। ये आप कहो कि अभी आइडियलिज्म आ जाए कल परसों, ये नहीं आना। आपकी नेशनल पार्टी जो है, डॉक्टर अब्दुल मालिक वज़ीर आला रहे हैं, आपको चाहिए था वो आइडियल माहौल क्रिएट करते, आप नहीं कर सके। देखिए, ये आइडियलिज्म की तरफ हमने नहीं जाना। एक सुन लें, हमने सिर्फ जितनी ख़वातीन हैं उनको इसका पता हो। अगर किसी खातून को ये पता है ना कि ये लॉ है और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया, उसकी तरफ कोई नहीं आंख करता, ना उसको वो तंग करता, ना कुछ और होता। बड़ी मुश्किल होता है, बड़ी मुश्किल होता है। 100 दफ़ा सोचना पड़ता है कि ये एम्पावर्ड वुमन है, कोई बंदा या इस तरह नहीं है। ये तयशुदा बात है। जो वर्नरेबल हैं, कमज़ोर हैं, जिसको नॉलेज भी नहीं है, एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, इस तरह की चीज़ें चलती हैं। तो ये मल्टीप्लाइड TV है। बाकी एक चीज़ और मैं आपको बात बताऊँ, अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन नहीं इसकी हो रही तो हमने क्या करना है, देखें उसके लिए भी हम कर सकते हैं। आप प्लान बनाओ भाई, आप प्लान बनाओ, वज़ीर आला से मिलेंगे। आप वज़ीर आला से टाइम लो बलोचिस्तान में, बाकी सूबों में हम लेंगे, जहाँ जहाँ हैं हम उनसे मिलेंगे, उनको कहेंगे ये लॉज हैं। हम जो जस्टिस हैं, हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस, उनसे मिल लेंगे कि ये लॉज हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो ये लॉबिंग एंड एडवोकेसी का हिस्सा है लेजिस्लेशन का, इस कमेटी का। तो ये 3 तरीके हैं। इसके अलावा फिर आएगा वक्त तो देखेंगे। अनवर साहब ने जो बात की बहुत अच्छी बात है, हम मिलें, लॉबिंग करें। जब हमें चीजों का पता नहीं होगा हम आगे फर्दर स्टेप नहीं लेंगे, ठीक है। जब हमें पता होगा, उसके लिए जैसे आपको पता हो, आज पता चला है आपको, आप बोली है कि जी इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है,
پھر آپ سوچیں گے کیسے امپلیمنٹ کروایا جائے, کس سے ملا جائے, کس سے مل کے یہ بات کی جائے. ٹھیک ہے, جب چیزوں کا آپ کو نالج ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے آپ فردر اسٹیپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس انیشیل اسٹیپ میں میں ایک بات کہوں گی, آپ کو کوئی میسج کر رہا ہے, فار ایگزامپل یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, آپ کو کوئی میسج کر رہا ہے, آپ اس کو کہیں کہ جی یہ قانون ہے, اس کے تحت تمہارے اس ایکٹ کی یہ سزا ہے, اگر تم نے دوبارہ مجھے میسج کیا یا کال کی تو تمہیں میں بھی دانتوں میں دیکھوں گی. ٹھیک ہے.